Good morning, children. I'm Almaz Beg from Bhopal. I'm before you with your ninth class textbook Beehive. Beehive का लेसन 2 हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, जो कि एक बहुत ही सुंदर पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा इसकी रचना की गई है एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन। दिस इज बिफोर यू। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इन दोनों पैराग्राफ्स को और अगले इन सभी का अच्छी तरह रेसिटेशन किया और इनका अर्थ जाना। आज के वीडियो में हम इन पर आधारित शब्दों के अर्थ और टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। ये ग्लॉसरी है, दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिए गए हैं ये शब्द। द फर्स्ट वर्ड इंडिकेट्स डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज्ड का अर्थ है सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। विभाजित किया गया। टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट कहते हैं भिन्न और डायरेक्शन कहते हैं दिशा को। भिन्न दिशाओं में विभाजित किया गया, इसे हम कहते हैं डाइवर्ज यानी बांटा गया। नेक्स्ट वर्ड इज अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का अर्थ है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। डेंस का अर्थ होता है घना, ग्रोथ यानी बाढ़। घनी हुई बाढ़ किसकी? ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, पेड़ों और झाड़ियों की घनी आबादी वाला क्षेत्र, उसे हम कहते हैं अंडर ग्रोथ। द नेक्स्ट वर्ड इज वांटेड वेयर। वांटेड वेयर का अर्थ है हैड नॉट बीन यूज्ड, जिसका कि अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, यानी जो अभी नए से है। नेक्स्ट वर्ड इज हेंस। यहां कविता में हेंस शब्द का अर्थ है इन फ्यूचर, भविष्य में। आपने देखा ये चारों शब्द कविता में आए हैं और इनका अर्थ यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, जो आपको आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स को हल करने में आपकी सहायता करेंगे। नाउ हियर इज क्वेश्चन 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक का पहला प्रश्न आपके सामने है। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ? पहला प्रश्न, उसी में आगे दूसरा प्रश्न है व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? Where does the traveler find himself? ट्रेवलर जो है, ट्रेवलर का अर्थ होता है यात्री। यात्री अपने आप को कहाँ पाता है? फाइंड यानी पाना। एंड व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? और उसको किस समस्या का सामना करना पड़ता है? प्रॉब्लम यानी समस्या और फेस यानी सामना करना। आई एम रीडिंग आंसर फॉर यू। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ फॉग्ड रोड while traveling in a yellow wood. The traveler finds himself, यात्री अपने आप को पाता है एट अ फॉग्ड रोड। फॉग्ड रोड यानी विभाजित, बटी हुई रोड पर। वाइल ट्रेवलिंग, जब वो यात्रा कर रहा होता है, इन अ येलो वुड, एक यानी घने जंगल में। ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग बिटवीन द टू रोड्स। उसे समस्या होती है दो सड़कों के बीच चयन करने में। एज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ एट द सेम टाइम, क्योंकि वो इन दोनों रोड्स को एक समय में चलकर नहीं बिता सकता। एनी हाउ ही हैज टू चूज वन रोड, क्योंकि उसे इन दोनों में से एक रोड का चयन करना है, जिसकी उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। यहाँ टेक्स्ट बुक में ये फ्रेजेस दिए हुए हैं, दे आर नॉट इन सेंटेंसेस फॉर्म। फ्रेज हम कहते हैं एक छोटा सा शब्दों का समूह जो कि पूरा वाक्य नहीं होता। इन फ्रेजेस का अर्थ पूछा गया है कि कविता में इनका क्या तात्पर्य है। पहला शब्द है अ येलो वुड। द आंसर इज द फ्रेज येलो वुड सिग्निफाइज द ऑटमनल सेटिंग ऑफ द पोयम, यानी जो पोयम है वो ऑटम के सीजन में, पतझड़ के मौसम में उसको लिखा गया है। उस मौसम को कवि ने अ येलो वुड कहकर बताया है। नेक्स्ट फ्रेज इज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर फ्रेज का तात्पर्य है द ग्रास ऑन द रोड दैट द पोएट डिसाइड्स टू टेक वॉज स्टिल अफ्रेश एंड द रोड सीम्ड लेस वॉर्न आउट। जिस रोड का चयन पोएट करते हैं चलने के लिए, उस पे जो ग्रास है, दैट ग्रास इज स्टिल फ्रेश, वो घास अभी भी फ्रेश है, ताजी है। एंड द रोड सीम्ड लेस वॉर्न आउट, और जो सड़क है वो प्रतीत होती है कि अभी उस पर कम लोग चले हैं, नई सी लगती है। दिस implies that
not many people had walked on it. इससे ये पता चलता है कि कई लोगों ने अभी उस पर यात्रा नहीं की है, उस रोड का चयन नहीं किया है. Next phrase is the passing there. The passing there means this refers to the people passing through that road. वो लोग जो अभी सड़क से गुजर रहे हैं. Passing people, सड़क से गुजरने वाले लोग. Next phrase is leaves no step had trodden black. Leaves यानी पत्तियां. The phrase means this means that there were no footmarks on the leaves strewn on the paths since nobody had walked on them. Leaves strewn on the path. Path यानी रास्ते पर जो पत्तियां पड़े हुए हैं, पत्ते हैं, उन पर अभी कोई भी nobody had walked on them. उन पर अभी कोई भी चला नहीं है. उन पर किसी के फुट मार्क्स यानी पैरों के निशान अभी नहीं छपे हैं. Next phrase is how way leads on to way. How way leads on to way means here the poet refers to the fact that one road always leads on to another and so on. जब एक रोड का चयन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कर लेते हैं, आगे जाके उसको भी कहीं मुड़ना है, उसी से दूसरी जिंदगी का दूसरा रास्ता जुड़ा हुआ होगा. One road always leads on to another way. एक रोड जाके किसी दूसरी सड़क में मिली है, यानी जिंदगी इसी तरह आगे बढ़ती जाना है. Now, this is third question from your textbook. Is there any difference between the two roads as the poet describes them in stanza 2 and 3 and in last two lines of the poem? कवि कह रहे हैं, Is there any difference between the two roads? क्या इन दो roads में कोई difference है? As the poet describes them in stanza 2 और 3. दूसरे और तीसरे stanza में क्या इन दोनों roads में कोई अंतर दिखाई देता है, difference दिखाई देता है, या फिर in the last two lines of the poem की last दो पंक्तियां जो हैं उनमें? Let's see the answers. In stanza 2 and 3, the poet vaguely expresses the similarities but at the same time tries to determine the differences between the two roads. कवि दूसरे और तीसरे स्टेंजा में इन दोनों सड़कों के बीच में जो differences हैं उन्हें बताना चाहता है. He says that although the second road seemed just as fair, जो दूसरी सड़क है वो उससे fair यानी साफ, अच्छी दिखाई देती है, and almost as same, मगर फिर भी दोनों सेम दिखाई देती हैं. Worn out, उन पर अभी कोई नहीं चला है, नई सी हैं. As the first yet it was somehow the better claim. जो पहली वाली है वो अपने आप को बेटर साबित करने में प्रूफ करके बताएगी. पहली सड़क जो है वो उसे बेटर क्लेम करती हुई नजर आती है. Since it was still a fresh and less trodden. क्यों? क्योंकि वो अभी कम चली हुई है, उस पर कम लोगों ने यात्रा की है और उस पर अभी किसी के चलने के फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान दिखाई नहीं देते. That morning both the roads were equally strewn with leaves that had not yet been trampled by the travelers. उस सुबह, उस प्रातः दोनों ही सड़कें एक जैसी मुझे दिखाई देती हैं क्योंकि अभी उन पर जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उनको अभी किसी ने कुचला नहीं है, कोई उन पर यात्रा कर नहीं गुजरा है. And in the last two lines, अगर बात करें कि कविता की लास्ट की दो पंक्तियों में कवि क्या बताना चाहता है, here it is. According to the last two lines of the poem, one of the two road was less traveled by. One of the two road, दो सड़कों में से जो one है, एक है, वो less traveled है, उस पे कम लोगों ने यात्रा की है, उसका चयन अभी तक कम यात्रियों ने किया है than the other, दूसरी की तुलना में. And the poet's decision to walk on this, और जो कवि ने ये निर्णय किया कि वो इस रोड पर चलेगा, this road made all the differences in his life. यह निर्णय कवि का उसके आने वाले समय में, उसके भविष्य में, उसके जीवन में एक डिफरेंस लेकर आएगा, एक अंतर लेकर आएगा. So children, you have seen how beautifully Robert Frost has described the difference of these two roads. Now प्रश्न 4 आपके सामने है. What do you think the last two lines of the poem mean?
लास्ट की अंतिम दो पंक्तियों में कवि का क्या तात्पर्य है? लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? लुकिंग बैक का तात्पर्य है जब वो पीछे मुड़कर देखेगा कि मैंने ये रोड चुन ली और पीछे दूसरी रोड मैंने छोड़ दी। डज द पोएट रिग्रेट, क्या कवि उस टाइम पछताता है अपने चयन के ऊपर कि उसने जिस रोड का चयन किया क्या वह गलत किया? आपको इसका उत्तर देना है। In the last two lines, the poet says that he chose the less trodden road. कवि कहता है कि उसने कम चली हुई सड़क का चयन किया and that this choice made all the difference in his life. और उसका यह निर्णय जो है जीवन में उसके डिफरेंस लेकर आएगा, एक अंतर लेकर आएगा। Whether he regrets his choice or accepts it, क्या वो इस निर्णय पर रिग्रेट करेगा, रिग्रेट करना यानी पछताना, और एक्सेप्ट्स इट या उसे वो स्वीकारता है। इट इज एम्बिग्युअस, यहाँ पर दोनों ही चीजें बराबर बराबर दी गई हैं कि कभी वो पछता भी सकता है और कभी वो उसको स्वीकार भी कर सकता है। द पोएट यूजेस वर्ड डिफरेंस, कभी यहाँ पर डिफरेंस शब्द का प्रयोग करता है, विच डज नॉट क्लियरिफाई, जिससे ये बात स्पष्ट नहीं होती। क्या चीज? वेदर गुड और बैड, क्या उसका जो निर्णय है वो गुड है, अच्छा है या बुरा? However, the word sigh suggests that the decision was possibly more of regret than satisfaction. यहाँ पर SIGH sigh शब्द को कवि ने कहा, sigh मतलब ठंडी आहें भरते हुए, लंबी सांस खींचते हुए कवि कहता है कि with a great sigh I chose the one which is less traveled by. मैंने उस रोड का चयन किया जो कि अभी तक कम लोगों ने चुनी है। इससे ये पता चलता है that he is possibly more of regret than satisfaction, कि उसको इस रोड के चयन करने पर पछतावा ज्यादा है सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि की तुलना में। अगर बात कही जाए कि कवि संतुष्ट है इस रोड का चयन करके, तो साय शब्द से पता चलता है कि नहीं, संतुष्टि के साथ साथ उसको जो है चिंता ज्यादा है, पछतावा ज्यादा है कि कहीं उसे आगे जाने के बाद पछतावा ना हो कि जिस रोड का चयन उसने किया है वह सही नहीं है। सो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में आपने देखा द रोड नॉट टेकन कविता पर आधारित आपकी टेक्स्ट बुक में जो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हमने उन पर फोकस किया, उन्हें अच्छी तरह समझा। आपको इसको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, बार बार रीड करके स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है और फाइनल एग्जाम की तैयारी में अभी से जुटना है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए गुड बाय।